बीकानेर गांव में एक प्यारी सी लड़की राधा रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी की भी लाडली थी। राधा हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहती थी, फिर चाहे वो खाना पीना हो या रात को सोना। जब राधा बड़ी हुई तो उसके लिए कई रिश्ते आए। नहीं, शादी तो मैं कभी नहीं करूंगी। और क्यों? क्यों करूं मैं शादी? शादी के बाद मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। पर बेटा, ससुराल तो सभी लड़कियां जाती हैं, यही तो रीत है। जाती होंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी दादी के साथ यहीं रहूंगी। राधा की बात सुनकर उसकी दादी मुस्कुराई और बोली, राधा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर मैं बूढ़ी हूँ, ना जाने और कितने दिन जिंदा रहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी रानी बिटिया राधा अपना घर बसा ले। तो क्या तुम अपनी दादी की बात नहीं मानोगी? दादी, तुम भी ना। क्यों मरोगी तुम? नहीं मरोगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगी। तुम मान लो मेरी बात, कर लो शादी सतीश से। दादी के समझाने पर राधा ने सतीश से शादी कर ली और अपनी ससुराल चली गई। पहले कुछ महीने वो हर रोज अपनी दादी से मिलने घर आती थी, पर फिर एक दिन, राधा जरा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? मेरा तबादला हो गया, अब हम दोनों को जैसलमेर जाना होगा। क्या? जैसलमेर में? पर वो तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, पर क्या करें, नौकरी जो है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मेरे साथ मेरी दादी भी चलेंगी। सतीश ने राधा की बात मान ली, पर दादी नहीं मानी। बेटा, मैं इस उम्र में अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, पर हाँ, मैं वादा करती हूँ कि जब तुम जैसलमेर में खुद अपना घर बसा लोगी तो मैं वहाँ तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। पक्का वादा दादी? तुम मेरे घर जरूर आओगी और मेरे साथ वहीं रहोगी? हाँ बाबा, अब जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भारी मन से राधा ने सतीश के साथ जाने के लिए हामी भर दी और दोनों अपना नया संसार बसाने चले गए। धीरे धीरे दोनों ने अपना घर सजा भी लिया और कई सारा सामान अपने गांव बीकानेर से भी मंगवाया। देखो राधा, हमारा घर कितना सुंदर है। सुंदर तो है, मगर मगर क्या राधा? मुझे एक अलमारी की जरूरत है जहाँ मैं अपनी दादी के कपड़े रखूंगी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक खास आईने वाली अलमारी मंगवाता हूँ, वहाँ तुम्हें जो चाहिए वो रख सको। सच में आप बहुत अच्छे हैं। सतीश की बातें सुनकर राधा बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, घर तो सारा सजा दिया, मेरे नए घर में जरूरत की सारी चीजें हैं। सतीश भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। अब बस दादी यहाँ आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। राधा अपनी दादी के आने के सपने देखने लगी और बेसब्री से नई अलमारी के आने का इंतजार करने लगी। पर किसी न किसी वजह से अलमारी के पहुंचने में देर होती गई। सुनिए, वो अलमारी का क्या हुआ? हाँ, मैं कल भी दुकानदार के पास गया था, उसने कहा बस एक हफ्ता और इंतजार करो, फिर वो अलमारी खुद हमारे घर पहुंचा देगा। ठीक है, जैसे ही अलमारी आएगी आप छुट्टी लेकर मुझे मायके ले जाना। हम अब दादी को अपने घर लेकर ही लौटेंगे। ठीक है बाबा, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। राधा अपनी दादी के आने के सपने में खोई हुई थी जब उसकी माँ ने उसे फोन किया। कहा, राधा बेटा, राधा बेटा, दादी नहीं रही। राधा के तो मानो पैरों तले जमीन ही फिसल गई। दादी,
तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम मेरे घर नहीं आई दादी। दादी। राधा, हिम्मत रखो, दादी तुम्हारे साथ है, तुम बस रोना बंद करो। नहीं, मेरी दादी चली गई। मुझे आपकी बात मानकर जैसलमेर आना ही नहीं चाहिए था। सतीश समझ ही नहीं पाया कि अब उसे क्या करना चाहिए। राधा के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। कुछ दिन बाद राधा उदास बैठी अपनी दादी को याद कर रही थी। राधा, तुम ऐसे उदास बैठी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे बस एक बार अपनी दादी से मिलना था। सतीश और राधा बातें कर रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। सतीश ने देखा कि दुकानदार उनकी अलमारी पहुंचाने आया है। शुक्रिया भाई साहब। काश ये थोड़े दिन पहले आ जाती तो मैं अपनी दादी से भी मिल पाती। राधा, तुम फिर से उदास हो गई। मुझे लगा कि इस अलमारी और इसके डिजाइनर आईने को देखकर तुम खुश हो जाओगे, पर तुम्हें तो बस अपनी दादी की पड़ी है। सतीश उदास होकर ऑफिस के लिए निकल गया। सतीश को नाराज देखकर राधा को पछतावा हुआ और वो उस अलमारी को देखने लगी। तब अचानक उसे अलमारी में एक परछाई नजर आई। राधा डर के मारे जोर से चीख पड़ी। रात को जब सतीश वापस लौटा तो उसने राधा को डरा सहमा पाया। राधा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो अलमारी, वो वहाँ कोई साया था। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं, आप भी चलकर देखिए। सतीश ने जब आईना देखा तो वहाँ उसे भी वही परछाई नजर आई। अरे बाप रे, तुम सच कह रही थी, यहाँ सच में कोई साया है। सतीश और राधा डर के मारे कांपने लगे। तब उस परछाई में उन्हें दादी नजर आई। दादी, ये तुम थी? हाँ बेटा, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। जिंदगी और मौत तो विधि का विधान होता है। अब मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ, तो तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम सतीश के साथ खुश रहोगी। पर बेटा, यही मेरी आखिरी इच्छा थी। तुम्हें मिलने के बाद मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। दादी की बात सुनकर राधा का मन उदास तो हुआ, पर उसने दादी की मौत की खबर से समझौता कर लिया और सतीश के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। जादुई कुआं। कई साल पहले की बात है। एक गांव में रुचित नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसके पिता ही थे और उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। रुचित बहुत ही जिद्दी था। वो अपने पिता का कहा बिल्कुल भी नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसने एक बार उसके पिताजी से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद की। पिताजी, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बेटा, तुम जानते हो ना मोटरसाइकिल कितनी महंगी होती है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यारी सी साइकिल दिला दूं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। साइकिल? मैं आपको साइकिल चलाने वाला लगता हूँ? आपने मुझे कितने सालों से सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। मुझे नहीं खाना आज आपके घर में कोई खाना। जा रहा हूँ बाहर। उसके पिताजी ये रवैया देख बहुत उदास होते हैं और रुचित वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन में उसकी 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी उसका परिणाम लेकर उसके पिताजी के पास जाता है। पिताजी, देखिए, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैं काफी अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। अब मुझे कॉलेज जाना होगा और कॉलेज के लिए मैं यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर गांव जाना चाहता हूँ। किसी अच्छे शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पर बेटा, हमारे गांव के नजदीक भी तो एक कॉलेज है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो ना, मेरी खेती से इतने पैसे नहीं आते हैं और शहर का खर्चा बहुत ही महंगा होगा। अगर तुम यही रहोगे तो काफी खर्चे बच जाएंगे।
देखिए पिताजी, आप हर बार हर चीज के लिए मुझे मना करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आप फैसला कर लीजिए, या तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ या फिर मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। मैं यहाँ और इस तरह नहीं रह सकता। मेरे भी सपने हैं और इस गांव में रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी है शहर में ही है। रुचित के पिताजी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें ना चाहकर भी रुचित की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने उसका एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करा दिया और सारा सामान बांध उसे पैसे देकर शहर के लिए रवाना कर दिया। रुचित कॉलेज जा बहुत खुश हो जाता है। नए दोस्त, नई जिंदगी, सब कुछ नया सा लगने लगता है। पर शहर की चकाचौंध रुचित को उसके मकसद से दूर ले जाती है। दोस्तों के साथ दिन भर घूमना, सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखना, रेस्टोरेंट में खाना पार्टी करना, सिर्फ यही चलता रहता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पर एक फोन भी नहीं करता था। उसके पिताजी ही उसे फोन किया करते थे, पर वो अपनी मर्जी से ही उठाता था। कई दिनों से रुचित को एक बात खटक रही थी। उसने उसके पिताजी को फोन किया। अरे रुचित बेटा, कैसा है? क्या खाक ठीक रहूंगा? आप पैसे जो इतने कम भेजने लगे हो। बेटा, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना कर ही रहा हूं ना। किसी दिन तो ठीक मुंह से बात कर लिया करो। जानते हो कितनी फिक्र होती है तुम्हारी। रुचित गुस्से में फोन काट देता है और सोचने लगता है और थोड़े दिनों बाद अपने गांव चला जाता है। उसके पिताजी उसे देख बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तू आ गया। बहुत अच्छा किया। मुझे तेरी बड़ी याद आती है। हाँ पिताजी, वो दरअसल कॉलेज वालों ने कुछ कागजात दिए हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और फिर वो कॉलेज में जमा करना है। बेटा, मुझे हस्ताक्षर करना तो नहीं आता, तभी तो तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम मेरी तरह ना रहो। पर मैं अंगूठा लगा दूंगा। रुचित के पिता उन कागज पर अपना अंगूठा लगा देते हैं और खेत के लिए निकल जाते हैं। शाम को घर लौटते समय उसके पिताजी उनका सामान घर से बाहर रखा देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मेरा सामान बाहर क्यों है? क्योंकि आप ये घर छोड़ रहे हैं। ये देखिए, इन कागज पर अंग्रेजी में साफ लिखा है कि अब से इस घर जमीन का मालिक मैं हूँ। उसका ये दुर्व्यवहार देख उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चले जाते हैं और गांव में जंगलों के पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके पिताजी को मन से बहुत बुरा लगता है और वो ये सोच भी नहीं पाते कि उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर भी वो हार नहीं मानते। अपना गुजारा करने के लिए वो जंगल में जा लकड़ियाँ काटने लगते हैं ताकि वो उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते हुए जब वो जंगल से थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें एक कुआं दिखा और वो वहाँ पानी पीने के लिए गए। तभी अचानक कुएं से आवाज आई। चंदन की खुशबू, क्या ये तुमसे आ रही है? ऐसी आवाज सुन रुचित के पिताजी घबरा जाते हैं। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो। ये भला कैसे हो सकता है? घबराओ मत, मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ। मैं एक जादुई कुआं हूँ। अब बताओ भी, ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो दरअसल मेरी कुल्हाड़ी का हत्था चंदन का बना है और ये बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। अच्छा, तो एक काम करो, ये चंदन की लकड़ी मुझ में डाल दो। घबराओ मत और मेरा यकीन करो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, पर जो भी साफ दिल का व्यक्ति इस कुएं को ढूंढ लेता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। वो कुल्हाड़ी से चंदन का हत्था निकाल कुएं में डाल देते हैं और तभी कुएं का सारा पानी गायब हो जाता है और कुएं के अंदर एक बड़ा सा चंदन का पेड़ उग जाता है। और फिर वो खुश होकर कुएं में जा उस पेड़ से लकड़ियां काट उन्हें जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते रुचित के पिताजी अमीर होने लगते हैं। रुचित की बेची हुई जमीन के पैसे अब खत्म होने लगे
यहाँ तक कि जिससे उसने शादी की वो लड़की भी उसे छोड़कर जाने की बात करने लगी। रुचित को उसके पिताजी का पता चला और वो जंगल के पास उसके पिताजी के घर पहुंचा। उसे अंदर से कुछ बोलने की आवाज आई तो तुरंत खिड़की में से चुपचाप देखने लगा। रुचित के पिताजी खुद से ही बात कर रहे थे। अगर वो जादुई कुआं ना होता तो मेरा क्या होता? जाने कहां से ऐसी किस्मत पाई मैंने। कभी नहीं सोचा था कि जंगलों के बीच ऐसा जादुई कुछ मिलेगा। रुचित ये सुन तुरंत लालच में आ जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। और काफी देर जंगलों में भटकने के बाद उसे वो कुआं दिखाई देता है। कुएं में झांकते ही उससे चंदन की महक आने लगती है और वो सीधा उसमें छलांग मार देता है। पर उसके छलांग मारते ही वो पेड़ गायब हो जाता है और कुआं पानी से भरने लगता है और रुचित उसमें डूबने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ! तभी उसके पिताजी वहाँ लकड़ियाँ काटने आते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं और रुचित को उस हाल में देखकर डर जाते हैं और फिर उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, इसी ने तुम्हें धोखा दिया। कभी तुम्हारा मान नहीं रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने घर से तुम्हें निकाल दिया, फिर भी इसे बचा रहे हो। क्या करूं, एक बाप होना चाह कर भी अपने बेटे को ऐसे मरता नहीं देख सकता। आखिर इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ये सुन कुआं भी खुद को रोक नहीं पाता और सारा पानी सोख लेता है। फिर रुचित के पिताजी उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल रुचित उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत क्षमा मांगता है और उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं। वो उसके पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब से पूरी उम्र मेरी एक एक कमाई मेहनत का फल होगी और आपका सर शर्मिंदगी से कभी नहीं झुकने दूंगा। उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वे हमेशा खुश रहते हैं।